हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एचटेट के क्वेश्चंस। बाकी मैंने 5 से 7 वीडियोस बना दी हैं एचटेट की, जिसमें मैंने बाकी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। जो हमारे क्वेश्चन कुछ बचते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने बीच बीच से क्वेश्चन कराए थे, उसमें पहले इंपॉर्टेंट करा दिए। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो जो बच गए हैं आज मैं वो सब करा रहा हूँ। वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा, ठीक है। अच्छा लगे, नॉलेजेबल हो तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 97 क्वेश्चन कह रहा है, जो ब्लू नॉन ल्यूमिनस बंसन फ्लेम है उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर क्या होता है। भाई जैसे हम लैब्स वगैरह में जाते हैं स्कूल में, तो जो हम फ्लेम जलाते हैं वहाँ लैब में जाके, वही एक तरह से वही क्या है, बंसन फ्लेम है। तो उस फ्लेम में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है। तो सेम जैसे मोमबत्ती का केस होता है ना, कैंडल का, उसमें सबसे ऊपर वाला जोन सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, सबसे गर्म होता है। सेम ऐसे ही इस बंसन फ्लेम में भी जो हम आग जलाते हैं, जो लैब वगैरह में जो उसमें गैस का हम यूज़ करते हैं, तो जो सबसे ऊपर का जो जोन है ना, आउटर जोन, वही क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे गर्म वही होता है। इनर मोस्ट डार्कन जोन, सबसे अंदर का जोन, वो सबसे गर्म होता है, नहीं वो सबसे गर्म नहीं होता। मिडल में नहीं, मिडल में ल्यूमिनस जोन होता है। ल्यूमिनस क्या होता है या मैं अभी आपको बताऊंगा कॉपी में मैंने लिखा हुआ है। डी में कह रहा है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, पूरी की पूरी फ्लेम में सेम रहता है, नहीं सेम नहीं रहता। जो सबसे ऊपर का जोन है वो सबसे गर्म होता है। तो हम कोई भी चीज़ गर्म करेंगे तो उस चीज़ को सबसे ऊपर की साइड रखेंगे ताकि चीज़ जल्दी गर्म हो। आओ इस बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैंने दोनों फ्लेम के बारे में लिख दिया है। ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है। ल्यूमिनस फ्लेम वो होती है जो हमें लाइट देती है, गिव्स लाइट, जैसे येलो कलर हो गया है ना। इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब वहाँ पे ये अच्छे से इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और ये पूरी कंबशन नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत सूट भी निकालती हैं, सूट काला धुआं, ठीक है, ब्लैक कार्बन। टेम्परेचर इनका इतना गर्म नहीं होता, थोड़ा लोअर होता है। नॉट प्रीफर्ड फॉर लैब हीटिंग, जैसे लैब हीटिंग में ये प्रीफर नहीं करते। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, ल्यूमिनस तो वो होती हैं जो लाइट देती हैं, हीट कम देती हैं, है ना, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और नॉन ल्यूमिनस वो होती हैं ब्लू कलर की होती हैं, ये लाइट कम देती हैं। अगर अंधेरे में जला दोगे ना, इतनी रोशनी नहीं करेंगी नॉन ल्यूमिनस, लेकिन ल्यूमिनस रोशनी कर देंगी। नॉन ल्यूमिनस यूज़ होती है हीटिंग पर्पस के लिए, क्योंकि ये हीट क्या है, ज़्यादा देती है। गिव्स वेरी लिटिल लाइट, रोशनी कम देंगी लेकिन हायर टेम्परेचर, हीट ज़्यादा देंगी। यहाँ कंप्लीट कंबशन होता है, मतलब इनको पूरा ऑक्सीजन मिलता है और पूरा ये कंबशन करती हैं, पूरा अच्छे से जलती हैं। नो सूट, ये जो है धुआं वगैरह नहीं छोड़ती हैं। लैब हीटिंग के लिए इनको क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। जैसे घर का जो किचन है, घर की जो गैस वगैरह होती है, उसमें भी इतना धुआं कहाँ निकलता है, नहीं निकलता। क्यों, नॉन ल्यूमिनस है, सूट वगैरह उससे नहीं निकलता, ठीक है। लेकिन जैसे मोमबत्ती जलाओगे तो वो ल्यूमिनस फ्लेम है, धुआं भी निकलेगा, रोशनी भी देगी, ये इनमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, जो फ्लेम का सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है ना ब्लू कलर का, वही क्या होता है, सबसे गर्म होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर उसका होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राउनियन मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स इन एयर स्ट्रॉन्गली सपोर्ट विच मॉडल ऑफ नेचर। जैसे जो स्मोक के पार्टिकल होते हैं, धुआं वगैरह जो पार्टिकल होते हैं, धुआं जब निकलता है, वो जो पार्टिकल हैं ब्राउनियन मोशन करते हैं। ब्राउनियन मोशन मतलब जिग जैग ऐसे मूव करते हैं, ऐसे सीधा मूव नहीं करते, ऐसे मूव करते हैं। तो ऐसा क्यों, ठीक है। और ये मतलब कौन सा मॉडल है, कॉन्टीन्यूस मीडियम मॉडल है या फिर पार्टिकुलर काइनेटिक मॉडल को सपोर्ट करते हैं ये मोशन, या वेव मॉडल, ऐसे वेव वगैरह होती हैं। वेव तो नहीं होती, खैर ये गलत हो गया। स्ट्रिंग मॉडल, ये भी गलत हो गया।
इसका आंसर है पार्टिकुलेट काइनेटिक मॉडल। आओ इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन कंटिन्यूस रैंडम जिगजैग मोशन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स सच एज स्मोक और पोलन सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड, एयर और वाटर। ऐसे जिग ये मोशन होता है क्या? ब्राउनियन मोशन। और ये ऐसा मोशन क्यों होता है भाई? मान लो धुआं वगैरह के पार्टिकल्स आ गए हवा में, तो ऐसे मूव करेंगे जिग, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्यों? क्योंकि जब हवा में जाएंगे ना तो वहाँ एयर मोलिक्यूल्स भी हैं, छोटे छोटे एयर मोलिक्यूल्स भी हैं, वो भी क्या करेंगे? कंटिन्यूली मूव करेंगे। और स्मोक पार्टिकल्स हीट होंगे, कॉन्स्टेंटली हीट होंगे फ्रॉम ऑल साइड बाय इनविजिबल एयर मोलिक्यूल। हवा जो है, हवा के मोलिक्यूल स्मोक पार्टिकल्स को आगे पीछे से हिट करेंगे, तो ये कभी इधर जाएंगे, कभी इधर, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो पार्टिकल किस में मूव करेंगे? रैंडम जिगजैग पाथ में। तो ये काइनेटिक मॉडल है। काइनेटिक क्यों? क्योंकि देखो एयर मोलिक्यूल भी काइनेटिक में है, मूव कर रहे हैं, और ये भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं ना, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी से भी समझते हो आप। काइनेटिक एनर्जी कब लेते हैं? जब कोई चीज़ मूव करती है ना, तो ये भी मूव कर रहे हैं एक दूसरे की वजह से, तो पार्टिकुलेट काइनेटिक मॉडल इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको और अच्छे से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 101, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एस्टेब्लिश्ड ऑन बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ। जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आया था तो किसके अकॉर्डिंग आया था? सिर्फ गैसियस मिक्सचर के लिए, या एलिमेंट्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, प्योर केमिकल कंपाउंड के लिए, या आइसोटोप ऑफ एलिमेंट के लिए? इसका आंसर है प्योर केमिकल कंपाउंड के लिए। आइए देखते हैं। पहली बात तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट प्रोपोर्शन कुछ कुछ मिलता जुलता है। इन्होंने बताया था प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट, जो वो एलिमेंट अपने अंदर रखते हैं ना, जिन एलिमेंट से वो बने हैं, वो रहेंगे हमेशा उसमें, और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेंगे बाय मास, रिगार्डलेस ऑफ इट सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चाहे वो किसी भी सोर्स से आए हों या किसी भी मेथड से उनको बनाया गया है। मतलब जो प्योर कंपाउंड है, जो एलिमेंट उनमें हमेशा दिखता है वही उसमें रहेगा, और जिस मास में होता है वो उस मास में रहेगा। इसका एग्जांपल समझो, जैसे पानी है, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो नल का पानी हो, H2O रहता है हमेशा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और इनकी रेशो भी क्या रहेगी भाई? हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा? 1 × 2 2, ऑक्सीजन का 16, तो इनकी रेशो हमेशा 2:16, या फिर काटेंगे तो 1:8 ही हमेशा मिलेगी। क्यों? ये कंपाउंड है, प्योर केमिकल कंपाउंड है, हमेशा इसी एलिमेंट में मिलेंगे आपको, H2O ही मिलेगा, है ना, और इनकी रेशो भी हमेशा ये ही मिलेगी। तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये कह रहा था क्या ये गैसियस मिक्सचर के लिए है? तो भाई पहली बात, मिक्सचर में तो फिक्स्ड कंपोजिशन होती ही नहीं। जैसे हवा है, ऑक्सीजन भी है उसमें, नाइट्रोजन भी है, प्रोपोर्शन अलग अलग है। नाइट्रोजन 60-70% है ना, एक बार आप देख लेना कितना 70 है, ऑक्सीजन कम है, तो फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो ये हमारा ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन था एलिमेंट्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जब हम एलिमेंट को ब्रेक करते हैं, तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है तोड़ने का, है कंपाउंड को। तो यहाँ इस लॉ का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो लॉ को ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। फिर बात आई आइसोटोप वाले ऑप्शन की। तो आइसोटोप तो वर डिस्कवर्ड मच लेटर, ठीक है। जब ये लॉ आया था उसके बहुत बाद आइसोटोप का कंसेप्ट आया था। प्राउस्ट ने इस आइसोटोप का कुछ भी यूज़ नहीं करा लॉ बनाने के लिए। तो इसका आंसर है प्योर केमिकल कंपाउंड। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है
कि भाई वही एलिमेंट सेम रहते हैं प्योर कंपाउंड में और एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पानी का। तो इसका आंसर हो गया प्योर केमिकल कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 102, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़। किसी भी सब्सटेंस के मोल सेम एंटिटीज़ कंटेन करते हैं। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, 1 लीटर ऑफ वाटर, 22 लीटर ऑफ एनी गैस एनी टेम्परेचर। आइए मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसका आंसर है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। पहली बात तो मोल होता क्या है? 1 मोल का मतलब है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 मोल। मतलब 1 मोल का मतलब है जितने पार्टिकल 12 ग्राम कार्बन में होंगे। 12 ग्राम कार्बन भी कौन सा? कार्बन 12 आइसोटोप है कार्बन का, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 12 ग्राम कार्बन 12 ले लो, उसमें जितने पार्टिकल पाए जाएंगे उसी को क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। पार्टिकल से यहाँ क्या मतलब है? अभी धीरे धीरे आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि 12 ग्राम कार्बन 12 में, कार्बन 12 एक आइसोटोप है, कार्बन की फॉर्म है। इसको 12 ग्राम लिया, इसमें कितने पार्टिकल पाए गए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल की वैल्यू यही हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने भी पार्टिकल होंगे उसको क्या कहेंगे? 1 मोल। तो इतने पार्टिकल होते हैं। इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पार्टिकल से क्या मतलब समझ रहे हो आप? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 मोल क्या है? एक फिक्स्ड काउंटिंग नंबर है। जैसे मान लो 1 दर्जन केले दे दो भैया, आपने ऐसा कहा, तो वो तुम्हें 12 केले देगा। सॉरी, दर्जन नहीं, 12 केले देगा। 1 दर्जन का मतलब क्या है? 12। 1 स्कोर का मतलब क्या होता है? 20 आइटम्स होते हैं। ऐसे ही 1 मोल का क्या मतलब होता है? 6.022 तो गुना में 10⁻23, ये मतलब होता है। 1 मोल कुछ नहीं है, एक फिक्स नंबर है। जैसे मैं कहूँ भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब 6.022 गुना 10⁻23 मोलिक्यूल। ऑक्सीजन मोलिक्यूल होते हैं ना, तो यहाँ मोलिक्यूल बोल दिया। 1 मोल ऑफ पानी, 1 मोल ऑफ पानी का मतलब कितने मोलिक्यूल होंगे पानी के? 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल। 1 मोल ऑफ कार्बन तो 6.022 10⁻23 एटम। कार्बन के अंदर के एटम्स बोलेंगे इनको, है ना, ये क्योंकि ये मोलिक्यूल्स नहीं है। तो कुछ नहीं है, जहाँ मोलिक्यूल्स होंगे वहाँ मोलिक्यूल बोल देंगे, जहाँ एटम होंगे वहाँ एटम बोल देंगे। नंबर फिक्स है। जैसे 1 दर्जन 12 होता है, तो 1 मोल 6.022 गुना 10⁻23 होता है। अब तुम कहोगे कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 एक आइसोटोप की फॉर्म है। कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 12 मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्टेबल है, रेडियो एक्टिव नहीं है, स्टेबल है। इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मास कितना हो गया? 12। तो ऊपर लिख दिया मास। ठीक है, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें बस ये था, साइंटिस्ट को रिलेट करना था कि भाई 1 मोल हम किसी न किसी से रिलेट करेंगे, तो उन्होंने कार्बन से ले लिया। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि हमें क्या पता 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल होंगे? कई बार ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार कम भी। ये नहीं। 1 लीटर ऑफ पानी नहीं, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एनी टेम्परेचर नहीं, ये भी नहीं है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, हमेशा उसमें इतने ही नंबर होंगे, 2 गुना 10⁻23। तो यही क्या है? 1 मोल है। ठीक है, तो हमेशा मोल का रिलेशन किससे है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 से, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है X, इसका एटॉमिक नंबर 17 है।
मास नंबर 37 है, तो भाई इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, वैलेंसी क्या होगी। अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इसको हम जब ऐसे भरेंगे, पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 7, कितने की कमी है, 1 की। 1 की कमी है तो 1 क्या हो गई, वैलेंसी। क्यों, अगर ये 1 ले लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो वैलेंसी तो हो गई 1। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की बात करिए तो न्यूट्रॉन का देखो, न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन, होते हैं नहीं होते, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने उसमें प्रोटॉन है या जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन को जोड़ दो, न्यूट्रॉन को जोड़ दो। चलो अब मैं सोल्व करता हूँ। भाई न्यूट्रॉन का फॉर्मूला याद रखना है क्या, मास नंबर, मास नंबर में से क्या घटा दो, एटॉमिक नंबर घटा दो। आओ, मास नंबर यहाँ दे दिया 37 दे दिया, एटॉमिक नंबर कितना दे दिया, 17 दे दिया। 37 में से जब 17 माइनस करोगे कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 20। तो वैलेंसी 20 है और वही सॉरी वैलेंसी 1 है और न्यूट्रॉन 20 है। इसका आंसर ये हो जाएगा। मेन बस यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना था कि न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं ना, वो बाय विच फंडामेंटल लॉ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैसेस वॉल्यूम। इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा ना, होता है, वही सारा का सारा मास, उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। मान लो ये रिएक्शन लिख दी, सॉरी O2 लगा दिया मैंने, देखो मान लो ये रिएक्शन लिख दी मैंने, ये रिएक्टेंट होते हैं लेफ़्ट वाले और राइट वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जितना मास इनका है उतना ही मास इस प्रोडक्ट का भी होगा। ये हम ध्यान रखते हैं बैलेंसिंग में, तो ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉलो करेगा। नेक्स्ट दे दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है, जब लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल सोल्ट। मतलब कोई एक कंटेनर है, इसमें पहले ही मोर रिएक्टिव सोल्ट है तो इसमें लेस डाल देंगे तो होगी। या फिर भाई डिस्प्लेसमेंट कब होती है, मान लो कोई लेस रिएक्टिव है, इसके अंदर लेस रिएक्टिव है, बाहर से तुमने क्या डाल दिया, कुछ मोर रिएक्टिव डाल दिया जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो वो अंदर घुसेगा, रिएक्ट करेगा, इसको साइड हटा देगा, खुद आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो रिएक्ट कर लेगा यहाँ अंदर और इसको हटा देगा, खुद आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है, जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल आए, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल आ जाएगा और जो लेस रिएक्टिव है उसको हटा देगा साइड में, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आंसर हो जाएगा जब मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल सोल्ट। फिर जो रेंसिडिटी है, ख़राब हो जाता है ऑयल रिच फूड। क्यों, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से, न्यूट्रलाइजन की वजह से, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है सॉलिड से गैस में बदल जाना, तो यहाँ तो कोई मतलब है ही नहीं सब्लिमेशन का। देखो खाना ज़्यादातर कब ख़राब होता है, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। मैं अचार का डब्बा खुला छोड़ दूँ 20 दिन 25 दिन, तो उसमें भाई ऑक्सीजन जा रहा है खूब सारा, पानी मॉइस्ट भी जा रहा है, तो वो ख़राब होने के ज़्यादा चांस हैं। इसलिए अचार के डब्बे वगैरह को क्या अच्छे से बंद करके रखते हैं, ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, है ना। तो ख़राब क्यों हो जाएगा खाना, मतलब कि ऑयल रिच फूड, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो किससे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड, मतलब या तो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है या दे दिया जाता है।
है ना। कोवलेंट अलग होते हैं, वहाँ शेयरिंग होती है, ये आयनिक होते हैं, पूरा यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। भाई देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मॉलिक्यूल भारी है या हल्का, इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है बॉन्डिंग पे। बॉन्डिंग कैसी है, वजन पे नहीं। बॉन्डिंग मजबूत होगी अंदर तो तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, ये तो क्रॉस हो गया। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल होते हैं पानी में? नहीं, ज़रूरी नहीं है। NaCl हो गया, ये सोल्यूबल है। और भी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है? नहीं भाई, कोवलेंट बॉन्ड तो उनमें होता है जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे से, जैसे ज़्यादातर कार्बन बनाता है। ये भी गलत हो गया। इसका आंसर है, इसके जो इंटर आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो अंदर के बॉन्ड है ना, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अंदर के फोर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से इनको पिघालना और उबालना, इनका जो पॉइंट है उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अंदर के फोर्स ज़्यादा मजबूत हैं, और मजबूत होंगे तो तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो सेकंड इसका आंसर हो गया ये वाला। 118 है। जो जाइलम होता है, पेड़ में दो टिश्यू होते हैं, जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम तो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। फै से फ्लोएम, फै से फूड, ये तो फूड ट्रांसफ़र करता है। जाइलम क्या ट्रांसफ़र करता है, पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। रूट से पानी लेगा एरियल पार्ट में, नीचे से ऊपर, है ना। रूट से लीव्स में लेके जाएगा, स्टेम में लेके जाएगा। तो जाइलम का काम क्या है भाई, पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्ट का काम है। फूड का काम तो किसका है, फ्लोएम का है, ये जाइलम का काम नहीं है। हॉर्मोन्स फ्रॉम रूट टू लीफ, नहीं, हॉर्मोन्स का भी इतना रोल नहीं है। ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स टू रूट, पत्तियों से जड़ों तक ऑक्सीजन तो डिफ्यूज़न से होती है। किससे होती है, डिफ्यूज़न से। डिफ्यूज़न होता है हाई कंसनट्रेटेड से लो कंसनट्रेटेड में ट्रांसपोर्ट होना, है ना। डिफ्यूज़न के बारे में और जानना है तो आप कमेंट कर देना। इसका आंसर क्या है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, पेड़ में जड़ों से पत्तियों तक लेके जाता है। और फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क इज़ ए डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ विच टिश्यू। जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, ये प्रेजेंस किस में प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटल मसल में, स्मूथ मसल में, कार्डियक मसल में, नर्वस टिश्यू में। देखो, कैलेटिड से थोड़ा मिलता जुलता वर्ड बन रहा है, कैलेटिड कार्डियक, कैलेटिड कार्डियक। तो ये जो डिस्क हैं, ये किस में होती हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है हमारी कार्डियक मसल्स में। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है, स्पेशल जंक्शन डेट कनेक्ट कार्डियक मसल। भाई हमें पता है, जो इतनी सारी जो कार्डियक मसल है हमारे हार्ट के अंदर, वो किससे जुड़ती हैं, एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क से जुड़ती हैं। ये डिस्क उनको अच्छे से जोड़ के रखता है। ये सिर्फ कहाँ मिलेगी आपको, हार्ट में मिलेगी, हार्ट में मसल मिलेगी, और कहीं नॉट प्रेजेंट इन स्केलेटल, और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। सुनो, इसका क्या क्या फंक्शन है। ये कार्डियक मसल को टाइटली एकदम पकड़ के टाइटली क्या रखते हैं, एक साथ जोड़ के रखते हैं, ताकि जब हार्ट बीट हमारी ऐसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल्स ब्रेक ना हो, आपस में जुड़ी रहें। तो बहुत बड़ा काम है इसका, इंटरकैलेटेड डिस्क का, मसल्स को जोड़े रखने में। दूसरा, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी होता है, ताकि ये सिग्नल्स को पास कर सकें
एक से दूसरे में पास कर सकें, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा दिल अच्छे से काम करता है। ये डायग्नोस्टिक फ़ीचर है। क्यों? ताकि जब तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, बहुत सारी मसल देखी तुमने, लेकिन जिसमें तुम्हें इंटरकैलेटेड डिस्क में दिख जाएगी तो समझ जाओगे वो मसल किसकी है। कार्डियक मसल है, वो दिल के अंदर हार्ट वाली मसल्स हैं, कार्डियक मसल, क्योंकि सिर्फ कार्डियक में ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। कैलेटेड कार्डियक मिलता जुलता है, ये इसका आंसर हो गया। तो वही इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ मिलेगी? कार्डियक में। डायग्नोस्टिक फ़ीचर क्यों है? क्योंकि सिर्फ इसी में मिलती है, कार्डियक में ही। अब देखते हैं 143 नंबर। कह रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन ए रजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसी एक रजिस्टर में जो करंट को रोकता है रजिस्टर, हीटिंग इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मतलब हीटिंग कब ज़्यादा होगी ये किस पे डिपेंड करता है, या कम होगी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ करंट पे, या सिर्फ वोल्टेज पे, या I/R पे, या I²R पे? देखो ये और ये तीनों क्या है? गलत है। हमारा सही है I²R। और उसके बारे में देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट किस पे बेस है? जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ जो है हमारा हीटिंग का, उस पर हीट, देखो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? I²RT। मतलब करंट ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा बढ़ेगी, या रेजिस्टेंस, करंट को रोकने वाला सब्सटेंस ज़्यादा होगा तो भी हीट ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे मान लो नाइक्रोम तार हैं जो प्रेस वगैरह में लगे रहते हैं, जब हम आयरन करते हैं, या हीटर में लगे रहते हैं, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये करंट को ज़्यादा रोकते हैं, तो उस केस में वहाँ हीटिंग भी क्या होती है? ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जो घर में हम तार यूज़ करते हैं बिजली वगैरह में, कॉपर वगैरह, इनका रेजिस्टर कम है तो इतनी हीट जनरेट नहीं होती। सिंपल सी बात याद रखेंगे, हीट किस पे डिपेंड है? I²RT पे हीट डिपेंड है। करंट ज़्यादा हीट ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट ज़्यादा, ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है तो भी हीट ज़्यादा। क्वेश्चन में टाइम की बात कहीं नहीं गई तो टाइम को हटा लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हीट किस किस पे डिपेंड है? I²R पे डिपेंड है। अगर करंट डबल हो जाए तो हीट 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि I² है। देखो मान लो हीट अभी 2 है, सॉरी करंट अभी 2 है, तो हीट कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगी। लेकिन अगर करंट डबल कर दूं, 2 था अब यहाँ 4 कर दूं, तो 4 का स्क्वायर 16, हीट कितनी हो गई? 16 हो गई। मतलब इसके 4 गुना हो गई भाई, 4 का 4 गुना हो गई, क्योंकि I² है। ठीक है, वही लिखा, अगर करंट डबल हो जाए तो हीट क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द स्क्वायर I²। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी। कुल मिला के यहाँ सिंपल सी बात याद रखनी है, हीट डिपेंड करती है I²RT पे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ आई नहीं, आई पे डिपेंड नहीं करती, आई के स्क्वायर पे और प्लस में रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, साथ में टाइम पे भी डिपेंड करती है हीट। जो घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट है कितनी हर्ट्ज़ पे आता है? तो भाई भारत में जो है 50 हर्ट्ज़ पे आता है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ पे आता है। ठीक है, अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज़ इसका आंसर है। देखो मैंने, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है ना घरों में, वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़ होती है। मतलब 1 सेकंड में कंप्लीट साइकिल अक्कर एवरी सेकंड, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज़ आती हैं 1 सेकंड में। और कितनी वोल्टेज आती है? 230 वोल्टेज आती है। जो बिजली के सामान होते हैं, अप्लायंस होते हैं, ये इसी हिसाब से डिज़ाइन करे जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। भारत में 50 हर्ट्ज़ है तो इस हिसाब से डिज़ाइन करे गए हैं। ठीक है, अगर हम अमेरिका की मशीन यहाँ लाकर चलाएं तो अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि भाई वहाँ 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर होगा 50 हर्ट्ज़।
इसके बारे में और डिटेल में जानना है ये क्या है हर्ट्ज़ और कैसे होता है तो आप कमेंट करना, मैं इस पर एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। 121 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जो गार्ड सेल होती हैं कुछ ऐसी किडनी शेप की होती हैं, किडनी बीन शेप की, राजमा जैसी, पत्तियों के अंदर होती है ना, पत्तियों के अंदर होती हैं। तो कह रहा है अगर गार्ड सेल में से सारा का सारा पानी निकल जाए, कम हो जाए, तो कौन से प्रोसेस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमें पता है जो ये गार्ड सेल है इसके बीच में छेद जो होता है इसको बोलते हैं स्टोमेटा, और इसमें से क्या निकलता है, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है, उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। वो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है, फिर वो आसमान में जाता है, बादल बनते हैं, है ना, ये ट्रांसपीरेशन होता है। लेकिन अब कह रहा है अगर गार्ड सेल में पानी नहीं है, पहले से ही बहुत कम है, तो क्या ट्रांसपीरेशन होगी, नहीं होगी। तो कौन सा प्रोसेस अफेक्ट होगा, ट्रांसपीरेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का यहाँ नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये नहीं करते। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कौन करता है, राइजोबियम करता है, वो मैंने बताया था वीडियो में। फोटोट्रोपिज्म भी यहाँ इससे नहीं है। तो भाई गार्ड सेल से किसका रिलेशन है, ट्रांसपीरेशन का रिलेशन है, इस पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ट्रांसपीरेशन।